हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिहार का सामान्य अध्ययन, बिहार का जीके। इसके अंतर्गत हम बिहार के प्राचीन इतिहास को देख रहे थे दोस्तों। बिहार के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने बिहार के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या देखा था कि बिहार में मगध सत्ता का उत्कर्ष जो होता है, मगध पर विभिन्न राजवंशों के द्वारा शासन किया जाता है। इसी क्रम में हमने देखा था कि 75 बीसी में बिहार में कण्व वंश का बिहार में पतन हो जाता है। मगध में कण्व वंश का 75 बीसी में 75 बीसी में कण्व वंश का पतन होता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात के घटनाक्रम की बात करें दोस्तों, तो इसके पश्चात जो है ऐसा माना जाता है कि बिहार पर आंध्र सातवाहनों का आधिपत्य आ जाता है। आंध्र सातवाहन शासक जो दक्षिण के शासक थे, दक्षिण में उनका रूल चलता था, उनके द्वारा इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया गया था। परंतु प्रत्यक्ष शासन के प्रमाण हमें वहां से नहीं मिलते। आंध्र सातवाहनों का प्रत्यक्ष जो शासन हो रहा हो, ऐसा प्रमाण हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता बिहार से। उसके पश्चात हम बात करें तो पहली शताब्दी ईस्वी में या पहली ईस्वी में कनिष्क कुषाण शासक, कुषाणों का बिहार पर आक्रमण होता है। कुषाणों का बिहार पर आक्रमण होता है। कुषाणों का बिहार पर आक्रमण होता है दोस्तों। कुषाणों की बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, कनिष्क ने पहली शताब्दी ईस्वी में बिहार के क्षेत्रों पर जो है चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है और वहां से पाटलिपुत्र को जीत लेता है। और पाटलिपुत्र से वह दो चीजें लेकर अपने साथ चला जाता है, अपनी राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क ने कश्मीर में अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। वर्तमान कश्मीर को पुरुषपुर कहते हैं, पुरुषपुर कश्मीर का प्राचीन नाम है। तो यह जो है अपने साथ बुद्ध के अवशेष एक जलपात्र था जो महात्मा बुद्ध द्वारा ऐसा माना जाता था कि प्रयोग किया गया था, और अश्वघोष नामक विद्वान को लेकर पुरुषपुर चला गया था। यह दो चीजें प्राप्त की थी पाटलिपुत्र से कनिष्क ने। पाटलिपुत्र से कनिष्क यह दो चीजें लेकर अपने राजधानी पुरुषपुर पहुंच जाता है, चला जाता है, और इस प्रकार कनिष्कों का आधिपत्य हो जाता है अपने बिहार के प्रांत पर, मगध पर। उसके पश्चात देखें तो यह तो रही पहली ईस्वी की बात, पहली शताब्दी ईस्वी की। उसके पश्चात जो हमें मगध पर या बिहार के क्षेत्रों पर पहला बड़ा सशक्त शासक दिखता है, वह गुप्त वंश द्वारा शासन की स्थापना होती है। तो पहली शताब्दी से 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। उस बीच तक 300 वर्षों तक देखें दोस्तों, तो उन 300 वर्षों के बीच जो है हमें कोई बड़ा शासन बिहार के क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। बड़ा शासन बिहार के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो है बिहार पर कनिष्कों के सामंत द्वारा या कनिष्क के अधीनस्थ शासकों द्वारा बिहार पर शासन प्रशासन का कार्यभार देखा जाता था। इसके पश्चात 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो अगला जो हमारा है वह है गुप्त वंश। अगला जो है वह है गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश, तो पहली बात जो जाननी चाहिए हमें, ऐसा माना जाता है, इतिहासों में ऐसा वर्णन है कि गुप्त शासक जो है, गुप्त शासकों द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश या वर्तमान के बनारस और इलाहाबाद क्षेत्र में गुप्तों का शासन था या साम्राज्य था, स्थापना हुई, नींव डाली गई गुप्त वंश की। और उससे पूर्व ऐसा माना जाता है कि गुप्त जो थे
यह जो है कुषाण शासकों के अधीनस्थ थे। गुप्त जो है गुप्त कुषाणों के अधीनस्थ थे। गुप्त वंश की स्थापना के पूर्व यह कुषाणों के अधीनस्थ थे। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। और आगे देखें, श्रीगुप्त, इसने जो गुप्त वंश की नींव रखी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुप्त वंश की नींव रखी थी इसने। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान इलाहाबाद या वाराणसी, वाराणसी के क्षेत्रों पर इन्होंने, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी। दोस्तों, गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रख दी। इसके पश्चात श्रीगुप्त के पश्चात अगला जो गुप्त वंश का शासक बनता है वह था घटोत्कच। नेक्स्ट रूलर था घटोत्कच। घटोत्कच से पश्चात हम देखें तो पहला गुप्त वंश का पहला जो है सशक्त शासक या पहला मजबूत शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तो आइए हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ चीजें जानें। पहला जो सशक्त शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम यह जो है 320 से 335 ईस्वी के बीच गुप्त वंश का शासक था। इसे गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। पहला स्वतंत्र शासक था। अर्थात पहले हमने अभी देखा कि ऐसा माना जाता है कि गुप्त जो है कुषाणों के अधीनस्थ थे। तो पहला जो है कुषाणों की अधीनस्थता त्याग कर स्वतंत्र रूप से जो है शासन करने का जो श्रेय जाता है गुप्त वंश में चंद्रगुप्त को जाता है। चंद्रगुप्त ने इसने पाटलिपुत्र में पहुंचकर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज महाराजाधिराज की उपाधि लेता है यह जो है दोस्तों। इसके पश्चात और इसके समय में क्या होता है, पाटलिपुत्र पहुंचकर इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके आगे और इसने क्या किया था, यह पहला भारतीय मूल का शासक था। पहला भारतीय मूल का शासक था। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रूलर था या फर्स्ट इंडियन रूलर था। जिसने सोने के सिक्के चलवाए। जिसने सोने के सिक्के चलवाए। जिसने क्या किया, सोने के सिक्के चलवाए। तो क्या इससे पहले भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन नहीं था? तो पहली बार जो सोने के सिक्के के प्रचलन की बात आती है भारत के भूभाग पर, भारतीय क्षेत्र पर, तो हमने देखा होगा इतिहास में, पीछे आपने देखा होगा कि इंडो ग्रीक शासक जब आता है, विशेष रूप से कुषाणों द्वारा सोने के सिक्के बहुतायत मात्रा में चलवाए गए। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा बहुतायत मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए गए थे। पर यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम पहला भारतीय शासक है जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त के बाद बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम बात करें
तो अगला शासक बनता है दोस्तों, अगला शासक, इसके पश्चात हम बात करें तो अगला शासक है हमारा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का अगला शासक कौन है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट रूलर है अपना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और एक बात भूल गया मैं, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और वह कब से शुरू होता है? 320 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बिहार सरकार द्वारा आयोजित एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिए। 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट रूलर आता है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट रूलर है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन? नेपोलियन से तुलना करने की का जो मकसद है, नेपोलियन जिस प्रकार विश्व विजय पर या फिर अपने क्षेत्र विस्तार पर उसकी रणनीति थी, उसी प्रकार समुद्रगुप्त की भी जो रणनीति है वह अपने क्षेत्रों के विस्तार पर केंद्रित थी। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने भी अपने क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार किया था, जिसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो समुद्रगुप्त में एक हरिसेन नाम का दरबारी कवि रहता था। हरिसेन, हरिसेन नामक कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, इलाहाबाद में अवस्थित, इलाहाबाद में अवस्थित है। इसी प्रयाग प्रशस्ति से दोस्तों, इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में, समुद्रगुप्त द्वारा विजित किए गए इनके विभिन्न विजयों को दिखा गया है। कौन कौन से क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। राज्यारोहण, राज्य मतलब कब इनका राज्यारोहण होता है, और क्षेत्र विस्तार के बारे में वर्णन मिलता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में कहां से हमें जानकारी मिलती है? तो वह है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है हमको, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या देखने को मिलता है, किस चीज की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के विजयों, विभिन्न प्रकार के विजयों, इन्होंने जो है भारत के कई क्षेत्रों पर अपना सीमा क्षेत्र विस्तार किया था। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसकी रचना जो है हरिसेन द्वारा की गई थी। यह जो है प्रयाग प्रशस्ति का जो है लिखा गया था, तो यह अशोक के अभिलेखों के पत्थरों पर ही लिखा था। अशोक के अभिलेखों पर ही लिखा गया था, उसी के शिलालेखों पर प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा गया था। और बात करें हम समुद्रगुप्त के बारे में, तो और क्या किया था समुद्रगुप्त ने? समुद्रगुप्त ने सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा, पश्चिमी मालवा को जीत लिया था। जीत लिया था। यह दक्षिण में भी अभियान करता है, समुद्रगुप्त भी जो है दक्षिण में भी अभियान करता है। और यह भी जो क्षेत्र है सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा जो क्षेत्र है, यह भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है।
या फिर हम यूं कहें कि मगध सत्ता या गुप्त वंश के गुप्त शासन का जो क्षेत्र था उसके दक्षिण में यह क्षेत्र होता है। तो यहां तक उसने किया था। समुद्रगुप्त ना केवल एक विजेता है, समुद्रगुप्त ना केवल विजेता है, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर, समुद्रगुप्त या गुप्तकालीन जो सिक्का मिलता है उस पर, किसी सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त न केवल विजेता था, एक ना केवल वह अच्छा प्रशासक था या फिर युद्ध में लगा होता था, बल्कि कला और संस्कृति का प्रेमी था, कवि था। तो इसे एक सिक्के पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया। इसके बाद हम आगे और बात करें तो समुद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त का पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। आपको यह फैक्ट याद रखना है कि समुद्रगुप्त को बात करने नेपोलियन कहता है। हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बात कर रहे हैं दोस्तों जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं उस पर आपका ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सवाल पूछे हुए सवाल हैं आपके विभिन्न बिहार सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं। तो उसी पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं दोस्तों। तो आइए इसके पश्चात जो हमारा है अगला रूलर गुप्त वंश का, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। और नेक्स्ट कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण की थी? क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था या उसके अभियान को रोका था, शकों को पराजित किया था, इसीलिए इसे सकारी विक्रमादित्य भी कहते हैं। सखारी विक्रमादित्य, इन्होंने शकों के अभियान को रोका था। और जो है दोस्तों चंद्रगुप्त जो है द्वितीय, इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। दो सवाल है हमारे एग्जाम में जो काफी पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाहियान और हुएनसांग दो चीनी यात्री हैं, अलग अलग शासकों के समय में आए थे। तो पूछा जाता है कि फाहियान किसके समय में आया था या फिर हुएनसांग किसके समय में आया था। तो हमें याद रखना है चंद्रगुप्त के समय फाहियान आया था और हुएनसांग हर्षवर्धन थानेश्वर वंश का हर्षवर्धन था शासक, उसके समय में आया था। हर्षवर्धन और हुएनसांग, और चंद्रगुप्त और फाहियान एक साथ रखते हैं तो याद रहेगी हमें चीजें, एग्जाम में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चीनी यात्री फाहियान था। और एक विशेषता थी इसकी, चंद्रगुप्त यह कला संस्कृति ज्ञान विज्ञान का संरक्षक माना जाता है। बहुत बड़ा संरक्षक था। इसके समय में, चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न नाम से 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास जैसे कवि थे, आदि कवि कालिदास, जिन्होंने मेघदूत नामक रचना की थी। और उनकी रचनाएं हैं जिसको हम देखेंगे अलग अलग सेक्शन में, जहां पर आएगी उसे हम देखेंगे कि चंद्र कालिदास। तो इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न जो कला, साहित्य, चिकित्सा इत्यादि में प्रसिद्ध थे। इसमें बात करें 9 रत्नों में तो कालिदास,
वाराह मिहिर, धनवंतरी, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, अमरसेन, ये सब विद्वान इन 9 रत्नों में शामिल थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कालिदास किसके दरबार में था, या आर्यभट्ट किसके समकालीन है, किसके दरबार का है, धनवंतरी किसके दरबार का है। तो 9 रत्नों की चर्चा आती है, तो चंद्रगुप्त का दरबार में, गुप्त साम्राज्य के दरबार में 9 रत्न थे, और नाम देख लिया हमने कौन कौन थे। इसके पश्चात, चंद्रगुप्त के पश्चात अगला शासक जो बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात अगला शासक है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात अगला शासक है गुप्त वंश का कुमारगुप्त। इसकी उपलब्धि की भी बात करते हैं। अगला शासक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने नालंदा महाविहार को बनवाया था, स्थापित करवाया था। नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी, जो आगे चलकर ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के रूप में विश्वविख्यात होता है, विश्व प्रसिद्ध होता है। तो कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी, एग्जामों में पूछा जाता है। गुप्त वंश के शासकों की बात करें दोस्तों, तो यह जो है वैष्णव धर्म का उपासक थे। गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, अर्थात हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। परंतु इन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों की भी स्थापना करवाई थी। बड़ी संख्या में क्या करते हैं, ये बौद्ध विहारों की भी स्थापना करते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि ये धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थे शासक। इनकी धार्मिक सोच जो है काफी सहिष्णु थी। सर्वधर्म समभाव जो भारतीय संस्कृति है उस पर ये चलते थे। तो यही जो है हमारा दोस्तों क्या है, यही हमारा कल्चर है कि सर्वधर्म समभाव, हर संप्रदाय या धर्म जो है एक जैसा है, वो एक ही ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग हमें दिखाती है। तो वही नीति हमारे प्राचीन भारत में देखने को मिलती है, प्राचीन भारत के शासकों द्वारा। गुप्त वंश के ये कुमारगुप्त के पश्चात अगला शासक बनते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नेक्स्ट रूलर है स्कंदगुप्त, जिसने हुनों के शक्ति को रोके रखा, हुनों के भारत अभियान को काफी हद तक नियंत्रित रखा था। उसके पश्चात अंतिम गुप्त शासक की बात करें, अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो इनका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त, भानुगुप्त के ही एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। अर्थात सती प्रथा की शुरुआत कहां होती है, गुप्त वंश के पतन के आसपास। गुप्त वंश का पतन जो है दोस्तों 320 ईस्वी में इसकी स्थापना मानी जाती है। पतन की बात करें तो गुप्त वंश का गुप्त वंश का शासन जो है तकरीबन 300 वर्षों तक रहा। 6वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्त वंश का लगभग पतन हो जाता है, और गुप्त वंश के पश्चात उत्तर गुप्त शासकों या परवर्ती गुप्त शासकों द्वारा मगध पर शासन किया जाता है। परवर्ती गुप्त शासक, गुप्त वंश के बाद हमारा अगला है परवर्ती गुप्त। नेक्स्ट क्या है हमारा, परवर्ती गुप्त। नेक्स्ट हमारा है परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त। इसमें बहुत कुछ जानने को, या सवाल एग्जाम में बहुत कुछ नहीं पूछे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत हमें जानकारी या क्रम के सिलसिले में जानना है। तो गया और भोजपुर से गया और
भोजपुर से प्राप्त अभिलेखों से, गया और भोजपुर से प्राप्त अभिलेखों से यह पता चलता है, वो गया और भोजपुर से प्राप्त अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि जो है भारत बिहार के कुछ भागों पर परवर्ती गुप्त शासकों का शासन था 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में छठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी में गया और भोजपुर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार बिहार के कुछ भागों पर, बिहार के कुछ भागों पर, संपूर्ण बिहार पर उत्तर गुप्तों का शासन नहीं था, कुछ भागों पर गुप्तों का शासन, कुछ भागों पर परवर्ती गुप्तों का शासन देखने को मिलता है, परवर्ती गुप्तों का शासन था। और बात करें परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक जो थे, परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक इसकी बात करें तो कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त नाम का एक शासक था जिसने उत्तर गुप्त वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी। और हम बात करें आगे तो परवर्ती गुप्त शासकों के शासन के दौरान ही बिहार के भूभाग पर गौड़ शासक या बंगाल के शासक जो था शशांक, उसका अभियान या आक्रमण बिहार पर होता है। लेटर वैदिक, लेटर गुप्त जो रूलर थे उसके समय में हमें बंगाल के शासक शशांक का आक्रमण देखने को मिलता है बिहार पर। इसका आक्रमण होता है किसका? शशांक का। यहां जो है दोस्तों गौड़ शासक, गौड़, बंगाल को गौड़ कहा जाता था प्राचीन काल में, गौड़ शासक शशांक, शशांक का जो है बिहार आक्रमण होता है, बिहार पर आक्रमण होता है। परवर्ती गुप्तों के समय होता है। और जो है ऐसा माना जाता है कि शशांक ने जो है, शशांक ने महाबोधि वृक्ष को, बोध गया स्थित, शशांक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। शशांक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष महाबोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था या क्षति पहुंचाई थी। और बात करें उत्तर गुप्तों के समय क्या होता है, बिहार के कुछ क्षेत्रों पर तो परवर्ती गुप्तों या उत्तर गुप्तों का शासन होता है और कुछ क्षेत्रों पर अन्य शासकों द्वारा भी शासन का वो दिखता है हमें, या सामंत जो है, जैसे थानेश्वर वंश के एक शासक हुए हर्षवर्धन, जो काफी प्रतापी थे, काफी नाम कमाया उन्होंने, जिसके समय में वैनसांग भारत आया था। तो वह भी जो है उसके कुछ क्षेत्रों पर, बिहार के कुछ क्षेत्रों पर हर्षवर्धन के सामंत के रूप में भी कुछ शासक रहे थे और उन्होंने शासन किया था। परवर्ती गुप्त की ही बात करें हम तो 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के आसपास, जब तक पाल वंश का उदय नहीं हो जाता है, तब तक के इतिहास में कुछ बड़ा घटनाक्रम देखने को हमें नहीं मिलता है। शशांक के बाद हम देखें शशांक के बाद हम देखें तो और क्या देखने को मिलता है हमें। शशांक के बाद हमें एक हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन थानेश्वर वंश का था। यह जो है इसी के समय में वैनसांग नामक चीनी यात्री आया था, वैनसांग नामक चीनी यात्री। ये यात्री क्यों आते थे भारत?
ये बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भारत पहुंचता है, या नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो चुकी थी, यह नालंदा पहुंचा था, नालंदा से बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। हर्षवर्धन के समय में वैनसांग आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। और बात करें हम तो और क्या देखने को हमें मिलती है, इसके पश्चात हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक चीनी यात्री है इत्सिंग, एक अन्य चीनी यात्री है इत्सिंग। यह जो है 670 ईस्वी में नालंदा पहुंचता है, यह नालंदा पहुंचता है। और हम इससे आगे बात करें तो उत्तर गुप्त के पश्चात जो अगला शासन देखने को मिलता है वह है पाल शासकों का। अगला शासन हमें पाल शासकों का देखने को मिलता है, अगला जो शासन है वो हमें पाल शासकों का देखने को मिलता है। हम उस पर आगे बात करें। पाल वंश तकरीबन 8वीं सदी के मध्य या यूं कहे 750 ईस्वी के आसपास भारत के पूर्वी भाग पर यह अपना बिहार, भारत के पूर्वी भागों पर अर्थात बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर गुप्तों का शासन होता है। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर गुप्त पाल वंश की स्थापना की जाती है। भारत के पूर्वी भाग पर पाल शासकों द्वारा पूर्वी भाग पर पाल वंश की नींव रखी जाती है। नींव रखने वाला जो शासक था या पाल वंश का पहला शासक जो था, पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। पहला शासक है गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इसके पश्चात धर्मपाल शासक बनता है। पाल वंश का शासक अगला कौन बनता है? धर्मपाल। यह जो है गोपाल का पुत्र था। इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और क्या किया था इसने? और इसने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिए थे। 200 गांव दान में दे दिया था नालंदा महाविहार को। 200 गांव दान दिया। क्या क्या देखा हमने? पाल वंश का जो पूर्वी भारत पर वो होता है आधिपत्य शुरू होता है 8वीं शताब्दी के मध्य में। गोपाल इस वंश के संस्थापक थे। धर्मपाल अगला शासक बनता है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दे देता है। नालंदा महाविहार दान में दे देता है 200 गांव। इसके पश्चात हम बात करें धर्मपाल के पश्चात, इसके पश्चात शासक बनता है देवपाल। देवपाल नेक्स्ट रूलर बनता है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात विशेषता है या इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसने जावा के शासक जावा का एक शासक है हरदेव पुत्र को के निवेदन पर, हरदेव पुत्र के अनुरोध पर, अर्थात जावा का शासक है हरदेव पुत्र, उसने देवपाल से अनुरोध किया था
कि हमें कुछ गांव दे दीजिए जहां हम बौद्ध विहारों के देख रेख करें या उसके लिए विहार बनाए, उसकी स्थापना करें। तो इसने यहाँ भी जो है देवपाल ने इसके अनुरोध पर, हरदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में 5 गांव दान दिया था। नालंदा में 5 गांव दान देता है। गांव दान देता है, नालंदा में 5 गांव इसने दान दे दिया। और क्या हुआ इसके समय में, और हम बात करें तो इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी ये देख लिया आपने। ओदंतपुरी और जगदलपुर नामक क्षेत्रों पर बौद्ध विहारों की स्थापना जो होती है वह भी पाल शासकों द्वारा होता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओदंतपुरी और जगदलपुर, जगदलपुर विश्वविद्यालय या महाविहार, यह भी जो है पाल शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। आठवीं शताब्दी में पाल शासन की स्थापना होती है। इसके पश्चात यह जो है धीरे धीरे कमजोर, कोई भी शासक जो है शासन कमजोर होता है वंश, उसके पश्चात जो है 12वीं सदी में देखते हैं हम कि जो है तुर्कों का बिहार पर आक्रमण हो जाता है। तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका सेनापति था इब्ने बख्तियार खिलजी, उसका अभियान होता है, वह बिहार विजय पर निकलता है और तीन पाल वंश या पाल सत्ता पहले से जो कमजोर हो चुकी थी उसका समाप्ति हो जाता है। उसके देखें पाल वंश के पश्चात जो है, पाल वंश के पश्चात एक महत्वपूर्ण वंश है कर्नाट वंश, जिसका जो है उदय मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। पाल के पश्चात बिहार में एक सत्ता की स्थापना होती है, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश ये बिहार के मैप की बात करें दोस्तों, बिहार के मैप की बात करें तो यह मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल या मिथिला का क्षेत्र। इसी क्षेत्र में नन्य देव द्वारा कर्नाट वंश की स्थापना की जाती है। यही जो है कर्नाट वंश, कर्नाट का शासन या मिथिला राज्य था। कर्नाट शासकों ने नन्य देव जो है संस्थापक है कर्नाट वंश का, संस्थापक है। और क्या है, इसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। और सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी, सिमरावगढ़ राजधानी थी इसकी। नन्य देव के पश्चात कर्नाट वंश का अगला जो शासक होता है वह था नरसिंह देव। अगला था नरसिंह देव। 3 शासक को जानना है इसमें, एक तो नन्य देव स्वयं जिन्होंने स्थापना किया था, तो दूसरा नरसिंह देव, दूसरा शासक है हमारा नरसिंह देव, दूसरा है नरसिंह देव। इसी के समय में माना जाता है इसी के समय बख्तियार खिलजी का अभियान होता है, बंगाल अभियान या तुर्कों का अभियान होता है।
अभियान तो नरसिंह देव अपनी सत्ता बचाने के लिए बख्तियार खिलजी को नजराना देकर खुश करता है। कौन? नरसिंह देव। यह जो है बख्तियार खिलजी को नजराना देकर खुश करता है, अर्थात घूस देता है, अपनी संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा देकर उसे खुश करता है कि मुझे जो है गद्दी पर बैठे रहने दीजिए, आप नजराना लीजिए। तो यह नजराना देता था, इसे बख्तियार खिलजी को नजराना देकर खुश किया। इसके पश्चात नरसिंह देव के पश्चात हम बात करें तो एक हरि सिंह देव हैं, जो अंतिम शासक भी माने जाते हैं, अंतिम मजबूत शासक माने जाते हैं, जिसके समय तुगलकों का अभियान होता है। गयासुद्दीन तुगलक का अभियान बंगाल पर जब होता है उस समय हरि सिंह देव है, जो ऐसा माना जाता है कि नन्द वंश का अंतिम शासक भी था, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। हरि सिंह देव इसके समय गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान होता है, अर्थात बंगाल को जीतने के लिए निकलता है। इसी क्रम में यह इस क्षेत्र से गुजरता है, जिसका सामना हरि सिंह देव सामना न कर सका और नेपाल की तराई में भाग जाता है। इसका सामना हरि सिंह देव नहीं कर पाता है और इस प्रकार कर्नाटक वंश का अंत हो जाता है। हरि सिंह के समय का ही एक प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं, भक्तिकालीन कवि हैं, विद्यापति। आप सब जानते होंगे, जो मिथिला प्रांत के लोग हैं या बिहार के हैं वो जानते होंगे विद्यापति को। तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता। विद्यापति की एक रचना है कीर्तिलता। विद्यापति की रचना कीर्तिलता, जिसमें माना जाता है कि हरि सिंह देव के जीवन वर्णन लिखा गया है, उनकी जीवनी का भी वर्णन मिलता है। कीर्तिलता के अनुसार हरि सिंह देव के पश्चात मिथिला में अराजक स्थिति थी। मिथिला में स्थिति काफी अराजक हो गई थी, अर्थात कोई राजा नहीं था। मिथिला में स्थिति काफी अराजक हो गई थी। ये था हमारा कर्नाटक वंश, या ये कहे कि ये था हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन के बिहार के इतिहास के अंतर्गत जो थे, जो प्रमुख राजवंश थे या जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं दोस्तों, उसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में तुर्कों का आक्रमण जब होता है या मध्यकाल में बिहार की इतिहास के संदर्भ में जो भी विषय हैं उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।